किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम खेत खलिहान के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना वाहल। खेत खलिहान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको हर दिन खेती किसानी के संबंध में कुछ खास विशेष जानकारियां देते हैं। तो अपने आज के कार्यक्रम के इस अंक में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मक्का फसल की देखभाल के बारे में और साथ ही बात होगी शिमला मिर्च की संरक्षित खेती की। तो इन तमाम जानकारियों के साथ आइए शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम खेत खलिहान। किसान भाइयों बहनों, मक्का की फसल इस वक्त खेत में लगी है और खड़ी फसलों की देखरेख करना बेहद जरूरी हो जाता है। आइए कार्यक्रम के पहले भाग में आपको बताते हैं कि मक्का फसल की किस तरह से आप देखभाल कर सकते हैं जिससे आप भविष्य में होने वाले नुकसान से बच सकें। अच्छी पैदावार लेने के लिए आज हम मक्के की उन्नत सस्य प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं मक्के की फसल अपने देश में खरीफ के मौसम में धान के बाद एक प्रमुख अनाज वाली फसल है। इस फसल का देखें तो इसके बहुउपयोगी इसके उपयोग हैं। कई तरह के हम उपयोग कर सकते हैं अपने जैसे हम लोगों के खुद के खाने के लिए भी इसको हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा जानवरों के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसके और भी कई तरह के व्यापारिक इस्तेमाल भी इसको करते हैं। इस समय हम अच्छी पैदावार लेने के लिए ये बहुत ही अगर देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इस समय अगर हम फसल पर अगर अच्छी प्रकार से ध्यान देंगे तो मक्की की फसल की अच्छी बढ़वार के साथ साथ इसकी पैदावार भी अच्छी होने की पूरी संभावना रहती है। मुख्य रूप से जैसे देखें ज़्यादातर क्षेत्रों में जहाँ मक्का की खेती की जाती है, किसान भाइयों ने मक्के की बुवाई कर दी होगी और उसकी बुवाई का उपयुक्त समय अगर देखें तो जुलाई का प्रथम पखवाड़ा होता है और इस समय करीब फसल जो है 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर होगी। ये अवस्था बहुत ही क्रांतिक अवस्था होती है। इस समय कुछ बातों का बच्चे सावधानी रखनी पड़ती है, जिसमें मुख्य रूप से प्रमुख बातें आती हैं। पहली बात आती है कि बरसात का मौसम है, तो इस मौसम में हमें ध्यान रखें कि मक्के के खेत में पानी जो है लंबे समय तक भरा ना रहे। अगर खेत में बरसात का पानी इकट्ठा रहेगा, भरा रहेगा और वाटर लॉगिंग होगी तो उससे फसल को काफ़ी नुकसान होता है। न केवल इससे इसकी बढ़वार में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसके साथ साथ कई प्रकार की व्याधियाँ और कीटों का प्रकोप भी बहुत अधिक होने लगता है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इस समय किसान भाई मक्के के खेत में जल निकासी का उचित प्रबंधन करें और जिन क्षेत्रों में जहाँ पर ऐसे लग रहा है बरसात नहीं हो पा रही है और फसल में पानी की कमी दिख रही है तो सिंचाई की अगर व्यवस्था है तो एक सिंचाई भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरी बात आती है पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। किसान भाई जैसे कि कई जगह बताया जाता है कि आप ज़रूरी है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड इसको अवश्य बनवाएं और जानें कि आपके खेत के जो मृदा उर्वरकता का स्तर क्या है। तो इससे आपको पता पड़ेगा कि मृदा में आपको किस पोषक तत्व की कमी है, उसके हिसाब से ही आप पोषक तत्व प्रबंधन करें। तो बुवाई के समय ज़्यादातर हम पोषक तत्व प्रबंधन हम कर लेते हैं मक्के में, जैसे कि फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन की आधी मात्रा जो है हम बुवाई के पहले आखिरी जुताई के समय हम इसमें उपयोग कर लेते हैं। अब जो बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा है उसको हम 2 किस्तों में फसल में उपयोग कर सकते हैं। पहली किस्त जो 1/3 मात्रा जो हमने बुवाई के पहले अपने इस्तेमाल कर ली, अब करीब 30 दिन के बाद फसल बुवाई के 30 दिन के बाद में 1/3 नाइट्रोजन की मात्रा का इस्तेमाल करें। उसके बाद तीसरी जो अवस्था होती है मक्के में जो कि बहुत ही क्रांतिक होती है नाइट्रोजन के लिए, वो अवस्था होती है जो नर पुष्प होता है, इसको मजरी या अंग्रेजी में हम टेसलिंग बोलते हैं। उस अवस्था पर बची हुई 1/3 मात्रा का प्रयोग करें। इस प्रकार से अगर नाइट्रोजन फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उससे अच्छे रेस्पॉन्स, अच्छा प्रतिक्रिया पौधे में फसल में दिखाई पड़ती है। इसके साथ साथ में ज़्यादातर क्षेत्रों में क्या देखा जाता है कि कई जगह पर जिंक की कमी है, तो अगर आपने बुवाई के समय पर जिंक का इस्तेमाल किया है, जिंक सल्फेट का इस्तेमाल किया है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं कर पाए हैं और आपको अगर लगता है कि मिट्टी में इसकी कमी है तो जिंक सल्फेट का एक पहाड़ी छिड़काव भी कर सकते हैं 0.05% का, जिसमें बुझा हुआ चूना मिला करके इसका जो है आप स्प्रे कर सकते हैं। इससे इस पोषक तत्व की कमी को दूर किया जा सकता है। इसके साथ साथ जैसे फसल अभी करीब 25 से 30 दिन की अवस्था पर है तो एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है खरपतवार नियंत्रण की। खरीफ के मौसम में कई तरह के खरपतवार जो है फसल में आने लगते हैं और मक्के की फसल में अगर देखा जाए तो इसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी काफ़ी अधिक रहती है। करीब 2 फुट तक इसमें दूरी रखते हैं। कुछ ऐसे जहाँ हाइब्रिड हैं वहाँ पर 75 सेंटीमीटर भी दूरी रखी जाती है पंक्ति से पंक्ति की दूरी। तो ये काफ़ी जो जगह होती है वो बीच में बच जाती है और इस जगह में क्या होता है जब बरसात का मौसम रहता है, पानी रहता है तो कई प्रकार के खरपतवार इसमें आने लगते हैं। तो बुवाई के तुरंत बाद अगर आपने अट्राजिन का इस्तेमाल किया है तो काफ़ी हद तक आप इसमें खरपतवारों को
नियंत्रण कर सकते हैं। नहीं तो इसके बाद करीब 20-25 दिन के बाद में इसमें निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को नियंत्रण का ज़रूर प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा जैसे ज़्यादातर इसमें देखेंगे पोस्ट इमरजेंस, यानी फसल जब खड़ी होती है तो उसमें शाकनाशी ज़्यादा तो इसमें नहीं है, लेकिन एक नया जो शाकनाशी है टमोट्राइन करके, उसकी करीब 250 ग्राम की मात्रा को 1 हेक्टेयर में इस्तेमाल करते हैं। तो इसको 25 से 30 दिन के बाद तो काफ़ी हद तक आप खरपतवारों को इसमें नियंत्रण कर सकते हैं। क्योंकि फसल में अधिकतम आप देखेंगे नुकसान जो है वो खरपतवारों की वजह से होता है। अगर इस अवस्था पर खरपतवार हमने नियंत्रण नहीं किए, उनका सही तरह से प्रबंधन नहीं किया, तो हमारी फसल की बढ़वार के साथ साथ पैदावार में बहुत अधिक कमी आने की पूरी संभावना रहती है। तो इन बातों के साथ साथ में जैसे अब बात ये आती है कि कई जगह अब देखा गया कि इस अवस्था पर कई तरह के कीड़े या बीमारी भी फसल में आने लगते हैं। और इन कीड़ों और बीमारी की वजह से होता क्या है कि इस अवस्था पर अगर फसल में नुकसान हो जाता है तो उसके बाद अगर बीज की बुवाई दोबारा करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि काफ़ी देरी हो चुकी होती है। इसलिए अगर जैसे ही आपको किसी भी कीड़े या बीमारी के लक्षण आपकी मक्के की फसल में दिखाई पड़ते हैं तो तुरंत ही जो संतुति प्रबंधन तकनीकें हैं उनको इस्तेमाल करें और इनको नियंत्रण करें। तो अगर हम कीड़ों के बारे में बात करें तो इसमें एक तो तना भेदक कीड़ा है। तना भेदक कीड़ा जो है उससे काफ़ी नुकसान होता है। ये तने की जो पौधे का तना होता है उसके आधार से खाना शुरू करता है, काफ़ी इसमें नुकसान कर देता है, पूरा पौधा बर्बाद हो जाता है, आगे चल के इसमें बीज वगैरह कुछ नहीं बन पाते हैं। तो इसको नियंत्रण करने के हमको समुचित उपाय करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ में जैसे एक पीली तना मक्खी करके होती है, पीली मतलब ये गुलाबी तना मक्खी, इससे भी काफ़ी नुकसान होता है। तो इस तरह के कीड़े अगर आपको खेत में दिखाई पड़ते हैं तो उनको देखें, उनके हिसाब से कुछ उसमें सस्ते प्रबंधन के साथ साथ में कुछ तरह के कीटनाशी का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम इसमें फेरोमोन ट्रैप जो होते हैं या लाइट जो ट्रैप होते हैं वो जिनमें किसी भी तरह के कीटनाशी का प्रयोग नहीं किया जाता, उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके द्वारा भी उनको नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा ट्राइको कार्ड्स होते हैं, उनको भी प्रयोग करके बायोलॉजिकल एजेंट होता है, उसके माध्यम से भी इस तरह के तना भेदक कीड़ों को मार सकते हैं। और जब ज़्यादा ही इसका प्रकोप हो जाए तो उसके लिए कुछ कीटनाशी है, जैसे कनोल फॉस है। कनोल फास की 25 सीसी की दवाई कीटनाशी को 600 से लेकर के 800 ml को 1 हेक्टेयर के हिसाब से करीब 500 लीटर पानी में मिला करके इसका अगर छिड़काव कर देते हैं तो काफ़ी हद तक हम इसको नियंत्रण कर सकते हैं। अगर फिर भी इसका प्रकोप दिखाई पड़ता है तो करीब 10-15 दिन के बाद में एक दूसरा भी इसमें छिड़काव कर दें, जिससे काफ़ी हद तक हम इसको रोक सकते हैं। इसके अलावा फोरेट 10G, इसके भी जो इसके दाने होते हैं उनको भी खेत में हम डाल सकते हैं। करीब 10 से लेकर 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक इसकी मात्रा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से आप इन उपायों को अपनाते हैं तो इन कीड़ों को रोक सकते हैं। और एक और कीड़ा जैसे कि दीमक होता है, दीमक का भी कई जगह पर देखा जाता है, मक्के की फसल में काफ़ी नुकसान हो जाता है उसकी वजह से, और पूरे पौधे को खा के नष्ट कर देते हैं। दीमक को नियंत्रण करने के लिए वैसे तो बरसात के मौसम में जहाँ पानी ठीक प्रकार से बरसात हो रही है वहाँ तो दीमक का ज़्यादा प्रकोप नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे अगर दिख रहा है कि बरसात नहीं हो पा रही है और दीमक का प्रकोप ज़्यादा है तो उन क्षेत्रों में एक कीटनाशी होता है, इसे बोलते हैं फिप्रोनिल की करीब 10 से 15 किलोग्राम मात्रा को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर प्रयोग करते हैं और उसके बाद हल्की से सिंचाई कर देते हैं खेत में, तो मक्के की फसल में दीमक को हम काफ़ी हद तक नियंत्रण कर सकते हैं। इसके साथ साथ में इसमें कुछ बीमारी भी लग जाती हैं, इस अवस्था पर देखने को मिलती है इसमें कि मृदुरोमल आसिता होती है। ये कवक जनित बीमारी होती है और इस बीमारी में पौधा अपने आधार से जो है सड़ने लगता है और आगे चल के इन पौधों की ज़्यादातर ये पौधे इस तरह के प्रभावित पौधे होते हैं, वो बेकार हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उनमें किसी भी तरह का हमको उपज नहीं मिल पाती है। तो ये इसके अलावा कुछ झुलसा एक बीमारी होती है, ट्रेसिकम लीफ ब्लाइट बोलते हैं, इससे भी काफ़ी नुकसान होता है। तो इस तरह की बीमारियों का प्रकोप अगर आपको फसल में दिखाई पड़ता है तो इनके नियंत्रण करने के भी समुचित उपाय करना चाहिए। कवकनाशी हैं उनका प्रयोग करें, जिसके लिए पहले तो ऐसे एक कवकनाशी होता है डाइथेन M45, उसकी करीब 1.5 से 2 किलोग्राम मात्रा को 1 हेक्टेयर के हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जिनेब करके होती है एक दवाई, उसको भी आप करीब 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करीब 500 से 600 लीटर पानी में मिला करके इसका अगर छिड़काव करते हैं तो काफ़ी हद तक आप इस तरह के बीमारियों से होने वाले नुकसान से अपनी फसल को बचा सकते हैं। इस प्रकार से किसान भाई इस अवस्था पर
मुख्य रूप से इन बातों का ध्यान रखते हैं, जिनमें कि प्रथम बात आती है सही प्रकार से जल निकास। दूसरी बात आती है कि जो नाइट्रोजन की मात्रा बची है उसको भली प्रकार से उपयोग करना सही अवस्था पर। तीसरी सबसे ज़रूरी बात आती है, वो बात है खरपतवारों का ठीक प्रकार से प्रबंधन। और चौथी, जो भी कीड़े या बीमारियां लग रही हैं उनके लिए समुचित उपाय करना। इस तरह के उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छी मक्के की फसल के साथ साथ में आपको बहुत अच्छी पैदावार मिलेगी और मुनाफा भी आपका अधिक हो सकता है। किसान भाइयों, मक्के की फसल अपने देश की खरीफ के मौसम की प्रमुख फसल है। धान के बाद अगर हम देखें तो काफ़ी बड़े क्षेत्र में आजकल मक्के की खेती की जा रही है। कुल मिलाकर के अपने देश में करीब इस समय 100 लाख हेक्टेयर का जो एरिया है वो मक्के की फसल के अंतर्गत है। ये इसलिए हो रहा है कि मक्के की फसल से हमको बहुआयामी फ़ायदे हो रहे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जितने भी प्रकार की अनाज वाली फसलें हैं उनमें ये फसल ऐसी है जिसकी कि उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है। अगर आप ठीक प्रकार से सच प्रबंधन इसमें करते हैं और जो आपके क्षेत्र के लिए संतुलित किस्मों का इस्तेमाल करते हैं तो आप इससे 7 से लेकर के 8 टन प्रति हेक्टेयर तक पैदावार ले सकते हैं। इन्हीं कारणों से इसके अलावा आप देखेंगे जैसे इस मौसम की दूसरी फसल, मुख्य फसल जो है धान होती है, उसके मुकाबले में अगर हम तुलना करें तो इसकी पानी की मांग भी काफ़ी कम होती है। और इसके साथ साथ में कई सारे क्षेत्रों में अगर हम मक्के की खेती, जहाँ इसके लिए उपयुक्त क्षेत्र हैं वहाँ पर मक्के की खेती करते हैं तो मृदा की जो उर्वरा शक्ति है वो भी बनी रहती है और जो अपने जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका भी समुचित प्रयोग होता है, कम पानी की आवश्यकता होती है। इसी कारण से कई क्षेत्रों में इसकी खेती बढ़ती जा रही है। इसके उपयोग के बारे में बात करें तो बहु उपयोगी फसल है। इसको जैसे कि हम अपने मानव उपयोग के लिए तो इस्तेमाल करते ही अनाज के रूप में। इसके अलावा इसका दूसरा मुख्य उपयोग है वो जानवरों के लिए है और इसके दानों को जैसे मुर्गियों को खिलाने के काम में काफ़ी आता है। अगर पोल्ट्री फीड की बात करें तो काफ़ी मात्रा में हम मक्के के दानों का इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ में अगर देखें चारे के लिए अपने देश में चारे की विशेष कमी है। हरे चारे के बारे में बात करें, काफ़ी क्षेत्रों में आप देखेंगे हरे चारे की उपलब्धता कम होती जा रही है और हमारे पास जो पशुधन है उसकी बढ़ोतरी काफ़ी, हमारे पास पशुधन है तो उसको ठीक प्रकार से अगर उसके स्वास्थ्य को बनाए रखना है, अच्छी हमको पैदावार लेनी है तो ज़रूरी हो जाता है कि हम हरे चारे का भी प्रबंधन करें। तो हरे चारे के लिए भी मक्का एक बहुत ही सबसे प्रमुख फसल है। अगर आप दूसरी फसलों के बारे में बात करें जो कि चारे के लिए इस्तेमाल होती है उनके कंपैरिजन में ये इस फसल से इसकी जो पोषक गुणवत्ता है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसी कारण से ये इस फसल को जो है आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। और इस समय अधिकतर क्षेत्रों में जैसे बुवाई इसकी जुलाई के प्रथम पखवाड़े में लोग किसान भाई कर देते हैं और ये फसल करीब 1 महीने की फसल होगी और ये अवस्था बहुत ही क्रांतिक अवस्था है। और इस अवस्था पर अगर आप उन्नत प्रबंधन तकनीकों को इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं तो आप एक अच्छी फसल के साथ साथ में एक अच्छी इसकी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने जाना कि मक्का फसल की देखभाल आपने कैसे करनी है। कार्यक्रम खेत खलिहान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम खेत खलिहान में। किसान भाइयों बहनों, अगर आप पॉली हाउस या फिर नेट हाउस में सब्जियों की खेती करते हैं तो मौसम की मार से सब्जियां बची रहती हैं और साथ ही साथ कीटों और बीमारियों के प्रकोप से भी उनका बचाव हो पाता है। आइए आपको कार्यक्रम के इस भाग में बताते हैं किस तरह से आप कर सकते हैं शिमला मिर्च की संरक्षित खेती। शिमला मिर्च की संरक्षित खेती से कीट और विभिन्न रोगों से बचाव के साथ साथ सिंचाई और देखरेख की उचित व्यवस्था की जा सकती है। इस वजह से आप शिमला मिर्च की अधिक से अधिक पैदावार पॉली हाउस के अंदर ही ले सकते हैं। भारत में आज बहुत से नर्सरी विक्रेता हैं जो व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल होने वाली रंगीन शिमला मिर्च की पौध को ग्रीन हाउस में तैयार करते हैं। नर्सरी में बीजों से पौध तैयार करने के लिए कृषि ट्रे का इस्तेमाल किया जाता है। 20 से 25 दिन की उचित देखभाल के बाद बीज पौध का रूप ले लेते हैं। शिमला मिर्च की खेती के लिए मिट्टी में पोषक तत्वों का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए लगभग 4 से 5 टन गोबर की खाद को डालना चाहिए। मिट्टी में एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश को बराबर मात्रा में उपलब्ध कराएं। 1 एकड़ के पॉली हाउस में लगभग 16 से 17 किलोग्राम नाइट्रोजन, 17 से 18 किलोग्राम फास्फोरस और 15 से 16 किलोग्राम पोटाश उपलब्ध कराना उचित होता है। कृषि विज्ञान केंद्र के निर्देश अनुसार किसानों को अपने खेत की मिट्टी की जांच अवश्य करवानी चाहिए, जिससे उनको मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की जानकारी मिलती है। मेड़ बनाते वक्त इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि मेड़ की चौड़ाई 90 सेंटीमीटर या लगभग 3 हाथ हो और मेढ़ों के बीच की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर या लगभग 1.5 हाथ हो। शिमला मिर्च के फल टेढ़े मेढ़े ना हो, इसलिए मैंगनीज और बोरॉन को आधे किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिट्टी में मिला दें। मेड़ तैयार करने के बाद अब पौध का रोपण किया जा रहा है। रोपण के समय इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच 30 सेंटीमीटर या लगभग 1 हाथ की दूरी हो। पॉली हाउस में शिमला मिर्च की कृषि करने के लिए टपक सिंचाई प्रणाली का चयन करना सबसे उपयुक्त होता है। अगर आप चाहें तो पानी के द्वारा उर्वरक या अन्य पोषक तत्वों को सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचा सकते हैं। अगर शिमला मिर्च के लिए उपयुक्त तापमान और आर्द्रता की बात करें तो 18 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान को सबसे अनुकूल समझा जाता है। इसके अलावा कुछ और अहम बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, जैसे कि रोपण के 15 दिनों के भीतर ही पौधों में तने का विकास शुरू हो जाता है। तो इस समय आपको यह ध्यान देना है कि पौधों में सिर्फ 4 ही शाखाएं रहें। समय समय पर पौध का निरीक्षण करते रहें और इस बात को सुनिश्चित करें कि एक पौधे पर 2 मुख्य शाखाएं ही हों और इन दोनों शाखाओं पर 2-2 अतिरिक्त शाखाओं को ही विकसित होने दें। अन्य सभी शाखाओं की छटाई कर दें। इसके बाद पौधों को रस्सी और तार की मदद से खड़ा करें, यानी पौधों को खड़ा होने के लिए रस्सी का सहारा दें ताकि पौधे फल लगने पर टूटे नहीं। इसके बाद अब बारी आती है खरपतवार प्रबंधन की। किसानों को समय समय पर खरपतवार की साफ सफाई करनी चाहिए। शिमला मिर्च की कृषि में लगभग 3 से 4 बार खरपतवार की साफ सफाई करने की जरूरत पड़ती है। अगर कीटों की बात करें तो पॉली हाउस में ज्यादातर कीटों का प्रकोप ना के बराबर होता है। फिर भी किसान पॉली हाउस के अंदर इस पीले रंग के कार्ड को थोड़ी थोड़ी दूरी पर खंभों पर लटका देते हैं। इस पीले रंग के कार्ड को ट्राइकोडर्मा कार्ड कहते हैं।
कीटस पीले रंग के ट्राइकोडर्मा कार्ड की तरफ आकर्षित होकर इससे चिपक जाते हैं। इससे किसानों को कीटों का पता लगाने और उचित कीटनाशक का चयन करने में अधिक मदद मिलती है। कृषि विशेषज्ञ बताते हैं कि रोपाई के तुरंत बाद से ही शिमला मिर्च के पौधों में सबसे ज्यादा सफेद मक्खी और थ्रिप्स जैसे कीट का खतरा होता है। ये पत्ता चूसक कीट हैं, जिसकी वजह से फसल की बढ़वार में काफी कमी रह जाती है। इन कीटों के लिए कुछ विशेष कीटनाशक हैं जो रासायनिक हैं, पर यदि किसान जैविक विधि का ही चयन करते हैं तो थ्रिप्स की समस्या होने से पहले ही एहतियात के तौर पर नीम का तेल और मेंथोल के रस का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप पौधों को सफेद मक्खी और थ्रिप्स जैसे कीट से बचा सकते हैं तो निश्चित ही बहुत ही अच्छी फसल की प्राप्ति कर पाएंगे। अगर बात विपणन की आती है तो वहां पर गुणवत्ता युक्त और सबसे चमकदार शिमला मिर्च की ही मांग सबसे ज्यादा होती है। उसके लिए जरूरी है कि आप निम्न बातों का ध्यान जरूर रखें। हरे शिमला मिर्च की तुड़ाई लगाने के 60 दिन बाद और रंगीन शिमला मिर्च की तुड़ाई लगाने के 90 दिन बाद शुरू हो जाती है। रंगीन शिमला मिर्च शुरू में हरे होते हैं, पर पकने के बाद उनका रंग बदल जाता है। इस किसान ने पूरी सावधानी और धैर्यपूर्वक शिमला मिर्च की कृषि की है, जिसका परिणाम है कि आज इनके पौधों में स्वस्थ और अच्छी गुणवत्ता वाली हल्के लाल और पीले रंग की शिमला मिर्च दिख रही है। अब ये शिमला मिर्च 2 से 3 दिन में अपना रंग पूरी तरह से प्राप्त कर लेंगी, जिसके बाद इनकी कटाई की जाएगी। आज ये किसान मंडी की मांग अनुसार शिमला मिर्च को तोड़ रहे हैं। अगर शिमला मिर्च तैयार है और मंडी से अधिक मांग ना आए तो आप शिमला मिर्च को इस तरीके से रैपिंग कर शीत गृह यानी कोल्ड स्टोरेज में 7 से 8 डिग्री तापमान में रखवा सकते हैं। ऐसे में शिमला मिर्च को 60 दिन तक रखा जा सकता है। पॉली हाउस में उगाई जाने वाली उच्च गुणवत्ता वाली शिमला मिर्च की बाजार में काफी ज्यादा मांग है। इससे बाजार में अच्छा भाव भी मिलता है। क्या आप जानते हैं लाल तथा पीली शिमला मिर्च नाइट शेड परिवार की सदस्य है, जिसमें आलू, टमाटर तथा बैंगन भी आते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आप शिमला मिर्च की खेती अनुभवी किसानों और हमारे विशेषज्ञों की सलाह अनुसार करें तो आप निश्चित ही कम दिनों में अधिक मुनाफा कमाकर अपनी आर्थिक स्थिति को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो अभी आपने जाना किस तरह से संरक्षित तरीके से आप शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं, और अपने आज के कार्यक्रम के इस अंक में हमने आपको मक्का फसल की देखभाल के बारे में भी बताया। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम खेत खलिहान के इस अंक में केवल इतना ही, लेकिन अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।